हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 2 के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है लिक्विड ओरल्स के ऊपर। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे इसकी नोट्स ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो उसको दोबारा से आप जो है कल चेक कर लेना, क्योंकि नोट्स में कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फिलिंग एंड पैकेजिंग भी ऐड होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स ये भी ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट्स में ऐड कर रहे हैं। तो ये कुछ एडिशंस हैं जो कि यहाँ पे आपको आज के लेक्चर में भी देखने को मिल जाएंगे और नोट्स में भी कल तक ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आप नोट्स दोबारा से चेकआउट कर लेना। और बाकी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने लिक्विड ओरल्स के बारे में। अब लिक्विड ओरल्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे सिलेबस में पढ़ना है सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें इसका फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ही पढ़ना है, ठीक है, कि इसको बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर करते समय। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, इसका फॉर्मुलेशन मेथड भी देख लेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, और उसके बाद हम लोग इसको तो देख ही लेंगे। तो मतलब काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। बाकी देखो, इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएंगी। 5th सेमेस्टर की जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड ओरल्स के बारे में, तो देखो इसका नाम ही क्या है, ओरस। ओरस पहली बात जिसको हम लोग यहाँ पे माउथ से कंज्यूम करते हैं, और लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो देखो, लिक्विड ओरल्स आर लिक्विड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग दे आर डिजाइन टू बी टेकन बाय माउथ, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे माउथ से कंज्यूम करते हैं और ये ओरल यानी कि मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब लिक्विड ओरल्स में मेनली क्या क्या होते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे माउथ से क्या क्या, सिरप हो गया, एलिक्जर हो गया, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सारे हमारे ऐसे डोजेज फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे माउथ से कंज्यूम करते हैं। अब सस्पेंशन और इमल्सन को हम लोग यहाँ पे टॉपिकल फॉर्मुलेशन के फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे इनको सिरप या फिर कह सकते हो माउथ से एडमिनिस्टर करने के लिए ही बनाया जाता है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, सभी का इंट्रोडक्शन वगैरह, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सभी का एक जनरल कंसिडरेशन देख लेंगे, ठीक है, और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं। तो सिरप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो, सिरप क्या होता है। अच्छा, सिरप का नाम सुनते ही आपको क्या एहसास होता है कि ये हमारा कोई मेडिकेशन होती है कि नहीं। सिरप का नाम सुनते ही हमें एक दवा याद आती है कि हाँ, सिरप हमारी एक दवा होती है जिसको हम लोग यहाँ पे पीते हैं, या तो सर्दी खांसी में या तो कुछ और भी बीमारियों के लिए। लेकिन ना, सिरप का दवा से कोई लेना देना होता ही नहीं है, बल्कि सिरप को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे शुगर को, ठीक है, शुगर को हमने वाटर में मिला दिया तो जो भी चीज़ बन गई बस वही है हमारी सिरप। यानी सिरप यहाँ पे दवा को नहीं बोलते हैं, बल्कि सिरप हमारा एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें शुगर और वाटर यानी चीनी और पानी मिक्स होता है। चीनी पानी को मिक्स कर दो, बस उसी को हम लोग सिरप बोल देते हैं। तो इसका यूज दवा में कब होता है, तो देखो, दवा में हम लोग क्या करते हैं, इसी चीनी पानी के सोल्यूशन में हम लोग जब अपना मेडिकेशन ऐड कर देते हैं, एपीआई को, तो हमारा हो जाता है मेडिकेटेड सिरप, जिसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन सिरप का मतलब सिर्फ यही होता है कि सिरप इज अ विस्कस लिक्विड दैट कंटेन अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर अलॉन्ग विथ एपीआई एडेड फ्लेवर्स एंड कलर्स। अब यहाँ पे देखो, सिरप तो सिर्फ इतना हो गया कि शुगर और वाटर का जो सिरप सोल्यूशन हो गया वो सिरप हो गया। लेकिन अब अगर मान लो उसी में आपने एपीआई ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा मेडिकेटेड सिरप। अगर उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दिया या फिर कलर्स ऐड कर दिए तो वो हमारा हो जाएगा फ्लेवर सिरप, और अगर कुछ भी नहीं ऐड किया तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल सिरप। तो देखते हैं, इसी बेसिस पे इसके 3 टाइप हो जाते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा यहाँ पे सिंपल सिरप। तो देखो, सिंपल सिरप क्या होता है, ये हमारा एक बेसिक कॉम्बिनेशन होता है वाटर एंड शुगर का, यानी इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाटर और शुगर होता है, और इसको हीट करके हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं जो कि हमारा सिरप कहलाता है। तो सिरप क्या होता है, सिरप सिर्फ और सिर्फ चीनी पानी का घोल होता है, ठीक है। अब अगर इसी चीनी पानी के सोल्यूशन में हमने यहाँ पे अपना कोई एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा हमारा मेडिकेटेड सिरप। और अगर इसी सिरप में हमने कोई स्वीटनिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिया, स्वीटनिंग लिक्विड तो रहता ही है पहले से ही, तो हमने कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिया तो वो हमारा हो जाएगा फ्लेवर सिरप। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो भाई देखो, ये हमारा एक थिक होता है थोड़ा सा, मतलब सिरप ना बहुत ही डाइल्यूट नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का होता है, विस्कस होता है, और इसके अलावा इसका टेस्ट यहाँ पे स्वीट होता है, लिक्विड फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हमारा मेडिकेटेड सिरप है तो उसके अंदर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, और इसको हम लोग यहाँ पे ऑफन जो है ओरली यूज करते हैं, यानी कि माउथ से इसको कंज्यूम करते हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे सिरप को बना सकते हैं, तो सिरप को बनाने के जनरली हमारे 3-4 मेथड होते हैं, सबको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा आ जाता है सोल्यूशन विथ हीट। देखो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे जो हमारे हीट स्टेबल, ठीक है, यानी कि जो हीट से खराब नहीं होते हैं, और नॉन वोलेटाइल, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, नॉन वोलेटाइल है, यानी ऐसे लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे एपीआई या फिर ऐसे एजेंट्स जो कि हीट से खराब नहीं होते हैं, और दूसरी बात कि वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे किसी भी टेम्परेचर पे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे हीट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाई देखिए हम लोग सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज क्या है, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, और उसके बाद इसको प्योर वाटर में डिजॉल्व करेंगे और उसके बाद दोनों को हीट कर लेंगे। अब जैसे ही हीट हो जाएगा, ठीक है, तो इस हॉट सिरप में, भाई देखो हॉट सिरप का मतलब क्या है कि चीनी पानी का जो सोल्यूशन है जिसको हमने हीट किया हुआ है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी अदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भी हमारा एपीआई हो गया या फिर अगर हमें कुछ और भी एडिटिव्स यूज करने हैं, भाई हम लोग प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन जो भी चीजें हम लोग डाल रहे हैं वो हीट स्टेबल होनी चाहिए, ये हमारी एक कंडीशन होती है इसकी। और उसके बाद इस मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे कूल होने के लिए अलाउ करते हैं, और वॉल्यूम को, ठीक है, जब एक बार हमारा इतना सोल्यूशन तैयार हो गया तो अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पे फर्दर जो है प्योरीफाइड वाटर को ऐड करके वॉल्यूम को मेंटेन कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे देखो, इफ देयर इज एनी हीट लेबाइल और वोलेटाइल सब्सटेंस देन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिरप आफ्टर कूलिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है कि भाई सॉल्यूशन विथ हीट में हम लोग स्टार्टिंग में उन्हीं एजेंट्स को लेंगे जो हीट स्टेबल होंगे। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा एजेंट है जो कि हीट लेबाइल है, हीट लेबाइल का मतलब जो गर्मी से खराब हो सकता है, ठीक है, हीट से खराब हो सकता है, या फिर वोलेटाइल है, तो फिर उनको हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार सिरप हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। अब दूसरा मेथड हमारा आता है एजिटेशन विदाउट हीट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो है बिना हीट के सिरप को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, चीनी लिया, पानी लिया, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनको लिया, और सभी को मिला के हमने क्या दिया, सभी को मिला के हमने एक बॉटल में डाला और बॉटल को यहाँ पे शेक करना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर बॉटल को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सिरप मिल जाएगा। यानी एजिटेशन का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, या फिर मतलब शेक करना, तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडिशन ऑफ मेडिकेटिंग और फ्लेवरिंग लिक्विड की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो है हमारा कह सकते हो जो भी हमारा, देखो यहाँ पे ये कोई मेथड नहीं है, बल्कि जब हमारा सिरप ऑलरेडी बन जाता है तो उसमें हम लोग यहाँ पे जो भी कह सकते हो अल्कोहल वगैरह है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लो कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है इस सिरप में जो कि एक्वस यानी कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग अल्कोहल को ऐड कर सकते हैं। भाई अल्कोहल को ऐड कर देंगे तो वो जो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको वाटर नहीं डिजॉल्व कर पाता है, अल्कोहल डिजॉल्व कर लेगा, और यहाँ पे अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है। और उसके बाद फाइनली हमारा लास्ट आ जाता है परकोलेशन मेथड। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, परकोलेशन मेथड आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही डिटेल मेथड है। इसको यहाँ पे यूनिट 5 फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी जो है यूनिट 5 अपलोड हो चुकी है और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप जान ही रहे होगे, यूनिट 5 भी बस 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में देख लेना परकोलेशन मेथड कैसे होता है। बाकी अगर आप लोग सिंपली समझो तो इसमें एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परकोलेटर, ठीक है। ये परकोलेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इसके माउथ पे हमारा एक स्टॉपर लगा होता है, ठीक है, ये बंद होता है, जब तक इसको खोलेंगे नहीं सिर्फ मतलब लिक्विड नीचे नहीं बहेगा। और यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है, मतलब एक हमारा परफोरेटेड फिल्टर लगा होता है जिसके अंदर हमारे परफोरेशंस होते हैं, मतलब कि होल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे। और इसके ऊपर हमारा कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन मतलब रुई का एक कपड़ा होता है। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि जो हमारी दवा है, तो यहाँ पे बेसिकली परकोलेशन मेथड का हम लोग यूज तब करते हैं जब दवा हमारी कह सकते हो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास नहीं होती है, बल्कि वो और भी किन्हीं सारी चीज़ों के साथ मिक्स होती है। तो इस दवा को जब हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होता है तब हम लोग यहाँ पे इस परकोलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फिल्टर पेपर अप्लाई होता है इस दवा के ऊपर, ठीक है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और फिर यहाँ से हम लोग अपना सोल्यूशन डालना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से हमने अपना वाटर को डालना स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर वाटर में हमारा शुगर भी मिक्स हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से वाटर को डालते हैं तो ये क्या होगा भाई, जब ये वाटर को डालेंगे तो वाटर यहाँ पे इस दवा के अंदर से पास करेगा। अब जब पास करेगा तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फिट रखते हैं कि धीरे धीरे मोशन हो, ठीक है, तो बहुत ही धीरे धीरे जो हमारा सोल्यूशन है वो इसके अंदर से पास होता है। और जब पास होता है तो फिर यहाँ पे इस कॉटन के पास पहुंचता है और इस कॉटन और परफोरेशन से होते हुए धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जो सोल्यूशन है, ठीक है, जो हम लोगों ने डाला है सॉल्वेंट, बेसिकली सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पे डाला है, तो सॉल्वेंट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, जो हमारा स्टॉपर है। और जैसे स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो धीरे धीरे नीचे हमारा सिरप जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से परकोलेशन मेथड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे सिरप को बना सकते हैं। अब अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे यूनिट 5 देख लेना, वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उसको हमने परकोलेशन को बहुत डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर एलिक्जर। अब देखो ये एलिक्जर क्या होता है, एलिक्जर भी ना कह सकते हो होता सिरप जैसा ही है, यानी यहाँ पे भी हमारा जो है वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा स्वीटनिंग एजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहली बात की जो एलिक्जर है ये हमारा सिरप के कंपेयर में ज़्यादा पोटेंट होता है। पोटेंट होने का मतलब है कि इसमें एपीआई का कंसेंट्रेशन पहली बात ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है हमारा जो एलिक्जर है इसमें अल्कोहल कंटेंट हमें काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलता है। जैसे सिरप में हमने अल्कोहल का ज़्यादा डिस्कशन किया ही नहीं, लेकिन एलिक्जर में अल्कोहल सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, और अल्कोहल का अमाउंट यहाँ पे 4 से लेके 40% तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एलिक्जर भी हमारे स्वीट फ्लेवरफुल लिक्विड्स होते हैं, और इनको भी यहाँ पे हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ डिजॉल्व करके जो है मेडिकेटेड एलिक्जर्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। बाकी इसको यहाँ पे लोग क्या होते हैं ऑफन जो है सिरप के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बट इनकी थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात, इनको हाई प्रोपोर्शन ऑफ एपीआई के साथ बनाया जाता है, और उसके बाद जो हमारा अल्कोहल है वो भी हमें यहाँ पे 4 से 40% तक देखने को मिलता है, और ये यूजुअली ज़्यादा पोटेंट नेचर के होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा स्वीट होता है, फ्लेवरफुल होता है, लिक्विड फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। इसमें हमें एपीआई का प्रोपोर्शन हाई देखने को मिलता है सिरप के कंपेयर में, और इसके अंदर हमें जो है अल्कोहल देखने को मिलता है, और यहाँ पे मेडिसिनल एजेंट भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, मेडिकेटेड एलिक्जर्स के अंदर। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो देखो जो भी हमारा अल्कोहल है और जो भी हमारे वाटर सॉल्युबल है, देखो थोड़ा समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को अलग से लेंगे, ठीक है, अल्कोहल को एक जगह अलग लेंगे और वाटर को एक जगह अलग लेंगे। अब जो अल्कोहल सॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी कि जो भी एडिटिव्स हैं या फिर कोई ड्रग है, अगर वो अल्कोहल में सॉल्युबल है तो सबसे पहले उसको अल्कोहल के साथ अलग मिक्स कर लेंगे, और जो वाटर के साथ सॉल्युबल है उसको वाटर के साथ अलग मिक्स कर लेंगे। अब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वाटर वाला सोल्यूशन है, ठीक है, उसको हम लोग अल्कोहल सोल्यूशन के साथ मिक्स कर देंगे। यानी पहले हमने दोनों को अलग अलग प्रिपेयर किया, दोनों में जो भी एजेंट्स मिक्स हो सकते थे उनको दोनों को अलग अलग मिक्स करके प्रिपेयर कर लिया, और जब दोनों यहाँ पे तैयार हो गए तो फिर दोनों को हमने क्या, दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से हमारा एलिक्जर तैयार हो गया जिसमें वाटर और अल्कोहल दोनों देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो मिक्सचर है इसको हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक प्रिपेयर कर लेते हैं बाई स्पेसिफिक सॉल्वेंट और व्हीकल, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट वगैरह ऐड करके हम लोग यहाँ पे जितना अमाउंट हमें चाहिए उतने अमाउंट तक प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिल्टर कर लेते हैं, और फाइनली इसको हम लोग यहाँ पे क्लीन बॉटल या फिर जो है क्लीन बॉटल में निकाल के बॉटल को लेबल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एलिक्जर्स की प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। तो देखो ये तो हम बस ऐसे देख ले रहे हैं, इतना तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो है अपने एलिक्जर्स और सिरप को बहुत ही अच्छे से देखा, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इमल्सन एंड सस्पेंशन के बारे में। देखो अभी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड ये सारी चीज़ें लास्ट में देखेंगे, अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इमल्सन के बारे में, तो देखो इमल्सन हमारा क्या होता है, इमल्सन हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स यहाँ पे आपस में मिक्स होते हैं। अब मुझे पता है इमल्सन वगैरह आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी इसको देखने की कोशिश करेंगे। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन का सिंपल सा मतलब है वाटर और ऑयल का मिक्सचर, ठीक है, जहां भी वाटर और ऑयल आपस में मिक्स होते हैं वो हमारा हो जाता है इमल्सन। अब भाई वाटर ऑयल क्या होते हैं, दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं, दोनों आपस में मिक्स थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे इनको मिक्स कैसे करेंगे भाई, इमल्सन अगर हम बना रहे हैं तो हमें दोनों को मिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एजेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इमल्सीफाइंग एजेंट के थ्रू हम लोग क्या होता है, इमल्सन में वाटर और ऑयल को आपस में मिक्स करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी को देखें तो इमल्सन हमारा क्या होता है, एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड मिक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। बाकी इमल्सन जनरली कंटेन 2 फेजेस इन विच वन इज डिस्पर्ट फेज एंड अदर इज कॉन्टिन्यूअस फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है इमल्सन में। देखो इमल्सन का सिंपल सा मतलब है वाटर और ऑयल का मिक्सचर तो होगा ही होगा, लेकिन इस वाटर और ऑयल में क्या होता है, एक फेज, ठीक है, मतलब या तो वाटर या फिर ऑयल, इसमें से कोई एक फेज हमारी काम करेगी डिस्पर्स्ड फेज का और दूसरी फेज हमारी काम करेगी कंटिन्यूअस फेज का। अब ये डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूअस फेज डिसाइड कैसे होती है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपली समझो कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस फेज, और जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो जो कम वाला होगा वो डिस्पर्स्ड फेज, जो ज़्यादा वाला होगा वो हमारा कंटिन्यूअस फेज। जैसे सिंपली ऐसे समझो, मान लो ये हमारा इमल्सन है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि जो ये वाला अमाउंट है, ठीक है, इतना मान लो हमारा वाटर है, ठीक है, इतना हमारा वाटर है,
और मान लेते हैं कि इतना, सिर्फ इतना हमारा जो है ऑयल है। अब आप एक बात बताओ, ज़्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर है, और कम में कौन है? ऑयल है। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्स फेस होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस फेस होगा? भाई सिंपल सी बात है, वाटर हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है। अब वहीं पे मान लो हम लोग उल्टा कर दें कि हमने एक इमल्सन लिया, ठीक है, अब इसमें मान लो ऑयल हमारा इतने अमाउंट में है और वाटर हमारा जो है इतने अमाउंट में। अब यहाँ पे ऑयल हमारा क्या होगा भाई? यहाँ पे ऑयल हमारी थी डिस्पर्स फेस, लेकिन अगर इस केस में बात करें तो क्या यहाँ पे भी ऑयल हमारी डिस्पर्स फेस है? नहीं, यहाँ पे ऑयल हमारी कॉन्टिन्यूअस फेस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो, जैसे मान लो अगर ऑयल ज़्यादा अमाउंट में और वाटर कम अमाउंट में, तो हम लोग उसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है, वाटर इन ऑयल। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ऑयल ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर ऑयल में है ना कि ऑयल वाटर में है इस केस में, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है वाटर कम है, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन हो गया ये वाला। और वहीं पे अगर ऑयल कम हो और वाटर ज़्यादा हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो इसको हम लोग O/W बोल देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे W/O बोल देते हैं, बस सिंपल सा है। तो वही चीज़ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो देखो, टाइप्स में वही चीज़ें दे रखी हैं कि टाइप्स हमारे 3 टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है ऑयल इन वाटर, मतलब कि ऑयल कम अमाउंट में होगा, वाटर ज़्यादा। दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल, तो वाटर कम अमाउंट में होगा, ऑयल ज़्यादा। और तीसरा हमारा मल्टीपल इमल्सन आ जाता है। तो मल्टीपल को भी हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑयल इन वाटर की बात करें तो भाई इसमें क्या होता है कि हमारा इमल्सन है जिसमें ऑयल हमारा डिस्पर्स फेस होगा। देखो, जो कम है वो डिस्पर्स फेस होगा और जो ज़्यादा है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस हो जाएगा। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वाटर इन ऑयल इमल्सन की, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑयल हमारा जो है, वाटर हमारा डिस्पर्स फेस हो जाएगा, ऑयल हमारी कॉन्टिन्यूअस फेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर इन ऑयल है, यानी ऑयल ज़्यादा है, वाटर कम है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन्स की बात करें तो मल्टीपल इमल्सन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो इस वाले इमल्सन को लें तो ये वाला इमल्सन क्या है? ऑयल इन वाटर, ठीक है, यानी ऑयल कम है और वाटर ज़्यादा है। अब मान लो इस पूरे इमल्सन को उठा के हम लोग क्या करें, अपने एक बड़े से कंटेनर में डाल दें जिसमें ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ध्यान समझना, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक ऐसा इमल्सन है जिसमें ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन है। अब इस पूरे ऑयल इन वाटर इमल्सन को उठा के हम लोग एक ऑयल में डाल दें, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर के ऑयल में डाल दें, तो अब इस इमल्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑयल, ध्यान समझना, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी कि पहले देखो, पहले ऑयल वाटर में है और फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम फिर से ऑयल में है। तो इस टाइप के इमल्सन को हम लोग बोलते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो, यानी अब इस वाले को, वाटर इन ऑयल वाले को उठा के एक बड़े से वाटर के कंटेनर में डाल दो, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वाटर इन ऑयल इन वाटर, यानी पहले वाटर ऑयल में है और फिर ये पूरा का पूरा भी वाटर में है। तो ये हमारा हो जाता है वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग समझ ही रहे होगे। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो भाई देखो, जो इमल्सन है, ठीक है, इसमें हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट यहाँ पे मास्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे टेस्ट को मास्क कर देते हैं। उसके बाद इमल्सन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल व्हेन टेकन इंटरनली। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑयली नेचर की ड्रग है, ठीक है, कोई ऑयली नेचर की ड्रग है, तो इमल्सन में जब हम लोग यहाँ पे उसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे वो कह सकते हो इतना इवनली मिक्स हो जाता है कि उसका एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है। और इसके अलावा इसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल प्रिपरेशन, यानी देखो इसका यूज़ हम लोग ओरली तो करते ही हैं, है ना, ओरली तो हम लोग माउथ से इसको लेते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, जैसे जो हमारा ऑइंटमेंट होता है, क्रीम होती हैं, तो वो सारी भी कहीं ना कहीं हमारे इमल्सन के फॉर्म में ही होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जनरली हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी देखने को मिलता है, बहुत महंगा नहीं होता है। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो पैकिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे अनस्टेबल होता है। देखो यहाँ पे होता क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे भले हम लोग यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर लेते हैं, लेकिन है तो ये वाटर और ऑयली, वाटर ऑयल का ही तो मिक्सचर होता है इमल्सन। अब वाटर ऑयल आपस में मिक्स तो होना नहीं चाहते, तो अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे लापरवाही होती है और थोड़ा सा भी इधर उधर होता है या फिर थोड़ा सा भी इसको हम लोग यहाँ पे गलत तरीके से स्टोर कर देते हैं, इसकी स्टोरेज हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं रखते, तो अगर इसको थोड़ा सा भी हीट वगैरह मिलेगा या फिर कोई भी कंटेमिनेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फेस आपस में अलग हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो इसके में क्रीमिंग और क्रैकिंग। देखो क्रैकिंग का मतलब होता है कि जो है कह सकते हो फेस का थोड़ा सा क्रैक हो जाना, अलग हो जाना, और क्रीमिंग का मतलब होता है कि एक लेयर जम जाना, यानी कि होता क्या है कि जो इमल्सन है, ठीक है, मान लो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, ऑयल इन वाटर, तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी ऑयल की पूरी लेयर जो है ऊपर ऐसे अलग हो जाती है, तो क्रीम के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाती है।
तो इसको हम लोग क्रीमिंग और क्रैकिंग बोल देते हैं। और कभी कभी फेस इन्वर्जन भी हो जाता है। फेस इन्वर्जन का मतलब क्या है कि हमने बनाया था ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है, O/W, लेकिन ये बदल गया वाटर इन ऑयल इमल्सन में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाती हैं, तो ये थोड़े बहुत इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, ठीक है, कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, तो भाई देखो ये हमारे वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंटरफेशियल टेंशन, देखो एक चीज़ समझो, वाटर और ऑयल आपस में मिक्स क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको हमने थर्ड सेम में पढ़ा हुआ था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। तो इसी इंटरफेशियल टेंशन को अगर हमारा कोई कम कर दे तो वो हमारा मिक्स कर देता है इसको। तो इसी तरीके से ये हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, इस इंटरफेशियल टेंशन को दोनों के बीच से कम कर देता है, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके स्टेबल इमल्सन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और इसको हम लोग यहाँ पे इमल्सीफायर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो बहुत सारे जैसे कुछ हमारे नेचुरल के एग्जाम्पल हो गए, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक ऑर्गेनिक एल्कोहल, तो ये सारे हमारे कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, इनको आप लोग देख लेना नोट्स में। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। भाई देखिए दोनों वाटर और ऑयल दोनों के साथ हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहा है ना, तो ये खुद तो पहले दोनों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दूसरी बात हमारा यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के बारे में कि इमल्सन को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो देखो वैसे लैब में इसको मतलब इंडस्ट्री में बनाने का इसको अलग तरीका है, बट जनरली जो बुक्स वगैरह में दिया रहता है अगर हम लोग उसको देखें, ठीक है, कि अगर हमें स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर करना है तो स्मॉल अमाउंट में हम लोग यहाँ पे 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला हो जाता है हमारा ड्राई गम मेथड, दूसरा हो जाता है वेट गम मेथड, थर्ड हो जाता है बॉटल मेथड। देखो ड्राई गम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग ऑयल लेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे और उसके अलावा हम लोग गम लेंगे। अब ये जो गम है, गम यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इसमें हम लोग करेंगे, अच्छा तीनों का रेशियो क्या होगा, 4:2:1, यानी ऑयल ऑयल कह सकते हो 4 अमाउंट में होगा, ठीक है, वाटर हमारा 2, जैसे कि अगर ऑयल मान लो 400 ml है तो वाटर 200 ml होगा, और गम कितना होगा, गम हमारा सिर्फ 100 ml होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेशियो होता है। और बाकी इसमें हम लोग यहाँ पे मोल्टार और पेस्टल, तो अगर आप लोग देखो तो ये हमारा होता है मोल्टार और पेस्टल होता है ये, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मतलब काफ़ी एंशिएंट टाइम में या फिर गांव वगैरह में आप लोग जाओगे तो कुछ जो कूटने वाले एजेंट होते हैं ना, मतलब कूटने वाले सामान होते हैं, वही होते हैं मोल्टार और पेस्टल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोल्टार और इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल, ठीक है। शायद वाइस वर्सा आप लोग देख लेना, कुछ गलती हो गई हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑयल को मिक्स करेंगे गम के साथ, यानी कि ऑयल देखो सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला, ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसमें अपना गम डाला और दोनों को यहाँ पे इस पेस्टल के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब दोनों को हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम लोग देखो लिटिल फर्स्ट ऑयल इज मिक्स, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को हम लोग जब डालेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही कम अमाउंट में, कह सकते हो बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखो पानी बहुत ही कम डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सिर्फ ऑयल और गम डाल रहे हैं और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एकदम कह सकते हो मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। कब तक, जब तक एक क्लिकिंग मतलब कि एक चिपचिपी सी साउंड आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जब तक ये कह सकते हो इसमें इस पेस्टल में पूरा जो है इमल्सन का जो पेस्ट है वो चिपक ना जाए, तब तक हम लोग यहाँ पे इसको मिक्स करते रहेंगे एक थिक क्रीम जब तक फॉर्म ना हो जाए। और जब यहाँ पे ये सारा फॉर्म हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो बचा हुआ पानी है उसको मिक्स करके अपना फाइनल इमल्सन यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये हो जाता है ड्राई गम मेथड, बहुत ही सिंपल था। अब वेट गम में देखो क्या होगा, वेट गम में भी सेम ही चीज़ करेंगे, बस एक चीज़ हमारी उल्टी हो जाएगी। स्टार्टिंग में ड्राई गम में हमने क्या लिया था, ऑयल और वाटर। देखो ड्राई इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर नहीं लिया था, भाई वाटर ही तो किसी चीज़ को गीला करता है। तो वेट में क्या होगा, वेट में हम लोग वाटर को पहले ही ले लेंगे, यानी वेट में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को हम लोग यहाँ पे गम के साथ पहले ही मिक्स कर लेंगे और ऑयल को हम लोग यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। और ट्राइचुरेशन मतलब कि देखो इसको जो हम लोग यहाँ पे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना पीसने के लिए, तो वो हो जाता है ट्राइचुरेशन। तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार नहीं हो जाता। और जैसे हमारा एक प्राइमरी इमल्सन का बेस तैयार हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग वाटर को ऐड करके अपना फाइनल इमल्सन प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हो गया ड्राई गम, वेट गम। और फाइनली बात करते हैं बॉटल मेथड के बारे में। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो ऑयल वाटर और गम का रेशियो है वो हमारा 2:2:1 होगा। देखो यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया, ड्राई और वेट गम में रेशियो सेम था, यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो वोलाटाइल यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हो सकता है रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाए, और दूसरी बात की जो नॉन विस्कस होते हैं यानी कि जो गाढ़े नहीं होते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे इस मेथड का यूज करते हैं। तो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटल में ऑयल को लेते हैं गम के साथ और दोनों को यहाँ पे मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, बॉटल को शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे हमारा एक
प्राइमरी बेस तैयार हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और शेकिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक प्राइमरी इमल्सन तैयार नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार होगा तो हम लोग बॉटल से अपना जो भी मिक्सचर है उसको निकाल के वाटर को ऐड करके फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा बॉटल मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इमल्सन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या होता है? देखो, सस्पेंशन में भी हमारी यहाँ पे दो फेज देखने को मिलती हैं। जैसे इमल्सन में क्या था, इमल्सन हमारा एक बाईफेजिक का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर हमें दो फेज देखने को मिले, ठीक है, टू फेज। तो ये जो सस्पेंशन है ना, ये भी हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड होता है, यानी इसके अंदर भी हमारी दो फेज होती हैं। अब इमल्सन में क्या था, इमल्सन में दोनों ही फेज हमारी क्या थी, लिक्विड थी। लेकिन जो सस्पेंशन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक फेज तो हमारी होगी सॉलिड, लेकिन जो दूसरी फेज है वो हमारी हो जाती है लिक्विड, ठीक है। यानी कि कह सकते हो एक तो इसमें लिक्विड ही रहता है लेकिन दूसरा फेस हमारा सॉलिड आ जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सस्पेंशन बोलते हैं। अब सॉलिड का क्या मतलब है कि सॉलिड बहुत ही बड़े बड़े सॉलिड होंगे? नहीं, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही फाइन सॉलिड के ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ पे लिक्विड के अंदर देखने को मिलते हैं और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। बेसिकली यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होते हैं। यानी कह सकते हो ये मान लो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये बहुत इवनली यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर डिस्पर्स फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो तब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डिस्पर्स फेस हमारी, अच्छा यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे भी हमारी एक डिस्पर्स्ड और कंटिन्यूअस फेस होगी। तो डिस्पर्स फेस मतलब जो कम अमाउंट में होती है। तो देखो सॉलिड, सिंपल सी बात है, सॉलिड कम अमाउंट में होता है तो ये हो जाता है डिस्पर्स्ड फेस, और लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होता है इसलिए लिक्विड हो जाता है हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेस। और यहाँ पे देखो जो साइज है सॉलिड पार्टिकल्स का वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जनरल क्लासेस के बेसिस पे। तो भाई देखिए यहाँ पे मेन हमारा आ जाता है ओरल, तो ओरल के बारे में ही हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग देखें तो टॉपिकल मतलब ऐसे सस्पेंशन जिसको हम लोग यहाँ पे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। पैरेंटल मतलब जिसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब जिसको हम लोग आंखों के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे जनरल क्लास के बेसिस पे हो गया। और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सॉलिड पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन के बेस पे, तो मान लो अगर सॉलिड लिक्विड में कम अमाउंट में है, 2 से 10% है सिर्फ, तो वो हमारा डाइल्यूट हो गया। और कंसंट्रेटेड की बात करें तो लगभग यहाँ पे 40 से 50% हमारा सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में देखने को मिल जाता है, तो ये हमारा हो जाता है कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड मतलब सॉलिड ज्यादा है और डाइल्यूट मतलब सॉलिड कम अमाउंट में है। और फिर हमारा एक तीसरा बेसिस आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हो जाता है फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। देखो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में कह सकते हो इकट्ठा होकर एक गुच्छे नुमा एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं। मतलब इनको एग्रीगेट्स बोला जाता है। एग्रीगेट्स क्या है कि समझ लो बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स आपस में एक क्लस्टर फॉर्म कर लिए, ठीक है, आपस में जुड़ गए, तो ये हो गया हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड। और फिर दूसरा हमारा आ जाता है डीफ्लॉक्यूलेटेड। डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कोई भी कह सकते हो एग्रीगेट फॉर्म नहीं करते, वो इवनली अलग अलग बहुत ही ऐसे डिस्पर्स रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में पता है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेम में सस्पेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था, फोर्थ सेम में सस्पेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ज्यादा अच्छा होता है या फिर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ज्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होता है कि सस्पेंशन हमारा केमिकल स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है सर्टेन ड्रग्स की। इसके अलावा हमारा देखो जो भी हमारा सस्पेंशन है तो यहाँ पे भी हमारी मास्किंग हो जाती है, क्योंकि जो लिक्विड हम लोग यूज करते हैं, देखो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये समझ लो हमारी दवा होती है। मेन एपीआई हमारा सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में होता है और लिक्विड हमारा बेस की तरह काम करता है, तो वो बेस हमारा इस अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर देता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी देखो इसको ओरल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं, टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा ड्रग एंड सस्पेंशन सोच हाइयर रेट, तो यहाँ पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है सस्पेंशन के केस में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें भाई देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे हमारे बिखरे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स थोड़ा सा नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो जब भी हमें सस्पेंशन यूज करना है ना तो हमें उसको शेक कर लेना चाहिए, सस्पेंशन को अच्छे से हिला लेना चाहिए। तो जब सस्पेंशन को अच्छे से हम लोग शेक कर लेंगे ना तो
तो ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, दोबारा से इसमें मिल जाएंगे। भाई देखो एक चीज समझो, यही सॉलिड पार्टिकल ही तो मेन एपीआई है, यही तो मेन दवा है। अगर ये नीचे बैठ गई और आपने सिर्फ ऊपर वाला लिक्विड पी लिया तो आपने पिया क्या, आपने तो एक्सिपिएंट को पी लिया ना। तो अगर दवा चाहिए तो सस्पेंशन को शेक करना बहुत जरूरी है। पैकिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा दवा के नीचे बैठ जाने का डर होता है। और सेडिमेंटेशन का मतलब भी यही होता है कि हमारे जो दवा है वो नीचे जाके बैठ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे सस्पेंशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अपने चारों सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन और इमल्सन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जनरल कंसिडरेशंस के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान समझना, देखो जनरल कंसिडरेशंस का मतलब क्या है। जनरल कंसिडरेशंस का मतलब है कि इनको, जैसे जो भी हमारे ओरल लिक्विड्स हैं, चाहे वो हमारा सस्पेंशन हो, इमल्सन हो, सिरप हो या फिर एलिक्जर हो, इनको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो इनको हम लोग कहाँ बनाएंगे, इंडस्ट्री में ही बनाते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ही पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में इनको बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। अब एक चीज समझो, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे कि डिफाइन जनरल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सिरप, या फिर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जनरल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एलिक्जर, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जनरल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सन, या फिर इसी में सस्पेंशन भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे चारों का अलग अलग पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी का भी पूछे तो आप लोग को यही सारी चीजें लिख के आनी है, क्योंकि यही सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे सारे लिक्विड ओरल्स के फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारे स्पेसिफिक होते हैं किसी किसी के लिए, तो वो चीजें अभी हम लोग देख ही लेंगे। बट आप लोग इतना समझो कि यही एक आप लोग पढ़ लेना और सब में आप लोग लिख के चले आना, ठीक है, सेम ही है। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आ जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो भाई देखिए यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारा जो व्हीकल है, भाई देखिए सस्पेंशन, इमल्सन, एलिक्जर कुछ भी हो, हम लोग एक सॉल्वेंट का तो यूज करते ही है ना। जैसे सिरप और एलिक्जर के केस में क्या होता है, एलिक्जर के केस में सॉल्वेंट हमारा अल्कोहल और वाटर हो जाता है, सिरप के केस में वाटर ही होता है मेनली, और इमल्सन के केस में हमारा वाटर या ऑयल हो सकता है। भाई देखो ऑयल इन वाटर है तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और अगर वाटर इन ऑयल है तो ऑयल सॉल्वेंट हो गया। और इसके अलावा हमारा जो सस्पेंशन है उसके केस में भी हमारा एक लिक्विड होता है, कोई लिक्विड होगा जो कि हमारा कह सकते हो हमारा व्हीकल का काम करेगा। व्हीकल मतलब वो चीज जिसमें हमारी दवा डिजॉल्व होती है। तो जो भी दवा है वो व्हीकल में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स या डिजॉल्व होनी चाहिए। देखो डिजॉल्व किस में होगी, डिजॉल्व होगी हमारी एलिक्जर, सिरप और इमल्सन में, ठीक है, और हमारी एलिक्जर और हमारे सिरप में डिजॉल्व होगी, और जो सस्पेंशन और इमल्सन है उसमें हमारी डिस्पर्स होगी। देखो एक चीज समझो, जो हमारा सस्पेंशन होता है और इमल्सन होता है इसमें दवा डिजॉल्व नहीं होती है बल्कि डिस्पर्स होती है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स है, ठीक है, डिस्पर्स। क्योंकि डिजॉल्व हो गई तो इसका मतलब मिक्स हो गई, तो वो हमें अलग से दिखेगी नहीं, लेकिन इमल्सन हो चाहे सस्पेंशन हो उसमें हम लोग यहाँ पे दवा को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग से देख सकते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर आता है पैलेटेबिलिटी एंड टेस्ट मेकिंग। देखो पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है जुबान पे रखने पे उसका जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है, ठीक है, और टेस्ट मेकिंग, टेस्ट मास्किंग है, ठीक है। तो टेस्ट मास्किंग मतलब कि अगर टेस्ट बहुत ही बुरा है तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे मास्क कर सकते हैं। तो देखो मैनी ड्रग्स आर बिटर अनप्लीजेंट मस्ट बी मास्क्ड फॉर पेशेंट। तो यहाँ पे देखो जो भी अगर ड्रग है अगर वो यहाँ पे बिटर टेस्ट की है तो उसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे फाइनल हमारी डोजेज फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलर्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारा था स्टेबिलिटी। तो भाई देखिए जो भी दवा है वो हमारी स्टेबल होनी चाहिए और अपने शेल्फ लाइफ तक यहाँ पे जो है डिग्रेड नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल बची रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हो भाई फिजिकली हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का मतलब कि ऐसा ना हो जो सॉलिड है वो नीचे जाके ऐसे बैठ जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि पूरा ऐसा केक लेयर फॉर्म कर लेना। और इसके अलावा केमिकल हम लोग देखें कि केमिकली क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो अवॉइड हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है जो भी हाइड्रोलिसिस वगैरह है, ऑक्सीडेशन है, तो इन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ना हो। फिर व्हीकल सिलेक्शन की बात करें तो भाई जो भी हम लोग यहाँ पे दवा बना रहे हैं तो उसमें जो व्हीकल है यानी जो भी हमारा बेस है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा सेफ होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए और पैलेटेबल। देखो पैलेटेबल का मतलब है कि वो ऐसा ना हो कि हम लोग उसको पी ही ना पाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो एक्वस यानी जो वाटरी नेचर के हमारे सॉल्यूशन सॉल्वेंट होते हैं और हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर का भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ
पॉइंट्स। और अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखें तो भाई देखिए विस्कोसिटी एंड टेक्सचर की बात करें तो जो विस्कोसिटी है वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा, जैसे मान लो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे डिस्पर्स रहते हैं, तो ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से नीचे जाके ना बैठ जाए। अब ऐसे समझो कि मान लो ऐसे हमने पानी लिया, ठीक है, मान लो ये हमारा पानी है और यहाँ पे हमने शहद लिया। अब इस पानी में अगर हम लोग यहाँ पे मान लो एक चाय पत्ती का पार्टिकल डालें तो वो क्या होगा, वो तुरंत नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि पानी क्या है, पानी बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही पतला होता है। वहीं पे इस शहद में अगर हम लोग यहाँ पे इस चाय पत्ती का टुकड़ा डालेंगे तो वो हो सकता है ऊपर ही रहे, अंदर जाए ही ना, ठीक है, या फिर बहुत ही धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। तो सोल्यूशन जितना विस्कस होगा उतना कम मूवमेंट होगा सॉलिड पार्टिकल्स का उसके अंदर, है ना। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, माउथ फील और डोज एक्यूरेसी को भी बचाए रखेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी इनहेंसर वगैरह का यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे वही है कि हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है वो माइक्रोबियल ग्रोथ से बचा रहे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव जैसे कि पैराबेन, सोडियम बेंजोएट, इन सब का यूज कर सकते हैं। पैकिंग एंड स्टोरेज की बात करें तो पैकिंग हमें ऐसे करनी है जो कि ड्रग को इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचा के रखे, और स्टोरेज हमें ऐसी करनी है कि उसका डिग्रेडेशन ना हो सेल्फ लाइफ से पहले, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए सबसे, पैकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एम्बर बॉटल्स, एम्बर मतलब जो थोड़ी सी ब्राउन कलर की, आप लोगों ने देखा होगा ब्राउन कलर की प्लास्टिक की या ग्लास की बॉटल्स आती हैं जिसके अंदर सिरप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनका हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होती हैं, मतलब कि लाइट से बचा के रखती है। लाइट सेंसिटिव खुद नहीं होती है बल्कि लाइट सेंसिटिव ड्रग को बचा के रखती है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे यूज करने से पहले हमें शेक वेल का लेबल लगा के रखना है। स्पेशली सस्पेंशन और इमल्सन के केस में हमें जो है शेक वेल बिफोर यूज का लेबल लगा के रखना है, ताकि जो भी पेशेंट है उसको पीने से पहले शेक कर ले दवा को। और डोज यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो भाई देखिए डोज यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, मान लो एक सिरप है, ठीक है, ये हमारी एक सिरप है। अब इस सिरप से क्या होगा भाई, ढक्कन, एक एक ढक्कन आदमी पीता है पेशेंट, तो उस हर एक ढक्कन में, जैसे मान लो एक ढक्कन उसने सुबह पिया और एक ढक्कन उसने शाम को पिया, तो जितना डोज सुबह वाले ढक्कन में था उतना ही डोज यहाँ पे शाम वाली डोज में भी होना चाहिए, शाम वाली ढक्कन में भी उतना ही हमारा क्या होना चाहिए। भाई देखो ये मतलब नहीं, मान लो पेशेंट ने पूरा एक ढक्कन भर के सुबह पिया और पूरा एक ढक्कन फिल करके उसने शाम को पिया, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि उसको एपीआई भी उतना मिले, क्योंकि ढक्कन में तो उसने सिरप लिया है, सिरप में क्या है, एपीआई भी है और हमारा सॉल्वेंट भी है, लेकिन इस सॉल्वेंट के अंदर एपीआई भी उतने ही अमाउंट में आना चाहिए जितना इस ढक्कन में है, उतना ही एपीआई इसमें भी आना चाहिए, यानी डोज यूनिफॉर्मिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए थ्रू आउट द ड्रग। तो ये हमारा हो जाता है डोज यूनिफॉर्मिटी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए, ठीक है, कि मुझे किस लेवल तक जाके आपको समझाना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसलिए कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर आप लोग भी शायद बोर हो जाओगे उतना डिटेल में जाने पर। लेकिन अगर अभी भी आप लोग को लगता है कि शायद आप लोग उतना नहीं समझ पा रहे हो या फिर मुझे और ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, और ज़्यादा डिटेल में जाके समझाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करा करिए। अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ लिक्विड ओरल्स के बारे में, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, तो अब अगर आप लोग दोबारा से अपना सिलेबस एक बार देखो, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने देखा अपना फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, और अब हम लोग बात करेंगे फिलिंग एंड पैकेजिंग। देखो यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं वो जनरल देख रहे हैं। जनरल मतलब कि वही सिरप के लिए भी काम आएगी, एलिक्सर के लिए भी काम आएगी, सस्पेंशन के लिए भी काम आएगी, इमल्सन के लिए भी काम आएगी। अब एक चीज आप लोग समझना, जैसे कुछ कुछ चीजें आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पे सेडिमेंटेशन है, तो ये आप लोग सिरप में नहीं लिख के आओगे, समझ रहे हो ना। जैसे ये चीज आपको कहाँ लिखनी है, ये चीज आप लोग को सस्पेंशन में ही लिखनी है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी कुछ चीजें कॉमन ही है जो कि सभी में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिलिंग और पैकेजिंग की बात करें तो भाई देखिए फिलिंग हम लोग क्या है, फिलिंग मतलब कि दवा को कंटेनर के अंदर फिल करना। तो ये हम लोग कब करते हैं, जब सारे क्वालिटी चेक हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब फिलिंग के लिए हम लोग ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, ताकि यूनिफॉर्म वॉल्यूम सभी बॉटल्स में फिल हो। कंटेनर्स हमारे यूजुअली जो है फिल होते हैं, लीविंग अ स्मॉल हेड स्पेस टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन। अब एक चीज समझना कि जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा बॉटल है। अब इस बॉटल में ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम, जैसे आप लोग कोई भी सिरप लोगे तो सिरप पूरी ऊपर तक नहीं फिल होती है ना, वो थोड़ी कम यहाँ तक ही फिल होती है। क्यों थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ दवा टेम्परेचर के
टेम्परेचर की प्रेजेंस में थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब कि उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर वो दवा एक्सपैंड कर रही है अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो थोड़ा स्पेस स्पेस होना चाहिए ना, ताकि ऐसा ना हो कि वो ढक्कन के ऊपर तक आ जाए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है एक्सपेंशन के लिए। क्लीन एंड स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेशन है, ठीक है, कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन से बचाने के लिए, मतलब ये सही हो जाएगा, नोट्स में आप लोग देख लेना। और विस्कस लिक्विड्स की बात करें तो इनको यहाँ पे विस्कस लिक्विड्स रिक्वायर पोजीशन और वैक्यूम फिलर्स वाइल लेस विस्कस लिक्विड्स आर यूज ग्रेविटी और ओवरफ्लो फिलर्स। तो यहाँ पे देखो ये सारे हमारे कुछ फिलर्स होते हैं, मतलब कुछ फिलिंग मशीन्स होती हैं, तो ये उनके नाम है, ठीक है। तो आप लोग इतना देख लेना, कुछ खास नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग की बात करें, तो पैकेजिंग में हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो कंटेनर्स हैं तो वो यूजुअली यहाँ पे ग्लास या फिर प्लास्टिक बॉटल से बने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्मुलेशन। तो कैसा फॉर्मुलेशन है, जैसे अगर प्लास्टिक के साथ स्टेबल है तो उस प्लास्टिक का कंटेनर यूज कर लेते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी हमारी दवाएं होती है जो कि प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्लास बॉटल्स का यूज करते हैं। क्लोजर्स मतलब जो ढक्कन होता है दवा का, बॉटल का जो ढक्कन है, ठीक है, वो हमारा स्क्रू कैप्स होता है। और चाइल्ड रेजिस्टेंट मतलब कि इतना टाइट उसको पैक किया जाता है कि वो कोई बच्चा अपने आप से ना खोल पाए। और इसके अलावा ड्रॉपर्स वगैरह, जैसे कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती है जिसमें ड्रॉप का भी यूज करते हैं, एक एक ड्रॉप पीनी रहती है, तो ड्रॉपर्स का भी यूज कर सकते हैं सेफ्टी और लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। लेबल्स की बात करें तो लेबल्स में दवा का नाम, कंपोजिशन, डोज, स्टोरेज कंडीशन, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। और आउटर पैकेजिंग, देखो आउटर पैकेजिंग क्या होता है, जैसे जो दवा सिरप की दवा होती है तो सिरप भी जनरली एक डिब्बे में पैक होती है, ठीक है। तो देखो अब ये डिब्बा भी क्या होता है, जैसे एक चीज समझो, सबसे प्राइमरी पैकेजिंग वो मटेरियल होता है जो कि दवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब ये जो दवा है ये भी कभी कभी डिब्बे में पैक होती है, और बहुत सारे डिब्बे क्या होते हैं, बहुत सारे डिब्बे जो है एक गत्ते में पैक होते हैं। तो यहाँ पे पैकेजिंग 3 टाइप की हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब कि ये जो हमारा मेन बॉटल हो गया प्राइमरी, बॉटल के ऊपर वाला कवर हो गया सेकेंडरी, और ये जो कार्टन होता है जिसमें बहुत सारे बॉटल्स फिल होते हैं वो हो गया टर्शरी पैकेजिंग। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 में पढ़ेंगे, पढ़ना है हमें। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पैकेजिंग करते समय, तो देखो जो भी कंटेनर्स है वो हमारे क्लीन होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए फिलिंग से पहले। वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर होगा तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। फिल लेवल हमारा जो है, देखिए वही चीज़ है कि फिलिंग हमें नेक हेड स्पेस तक ही करनी है, ठीक है, थोड़ा हेड स्पेस छोड़ देना है ताकि एक्सपेंशन को अलाउ करे वो। और लीकेज और माइक्रोबियल कंटामिनेशन अवॉइड होना चाहिए, और प्रिजर्वेटिव हमारे ऐड करने चाहिए अगर जरूरत है तो। स्टोरेज की बात करें तो जो भी हमारे लिक्विड ओरल्स हैं जनरली उनको हम लोग यहाँ पे कूल, ड्राई प्लेस और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सस्पेंशन और इमल्सन में हमारा लेबल होना चाहिए सेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रिकॉशंस। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इवैल्यूएशन के बारे में, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा लिक्विड ओरल्स बने हैं उनको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि वो सही बने हैं कि नहीं बने। जैसे जो भी दवा बनी है वो सही है कि नहीं, उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स इन्वॉल्व्स वेरियस फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट टू इंश्योर दैट फॉर्मुलेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स इन्वॉल्व्स वेरियस फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट टू इंश्योर दैट फॉर्मुलेशन आर सेफ, इफेक्टिव, स्टेबल एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ। तो सिंपल सी बात है कि जो एक फॉर्मुलेशन की सेल्फ लाइफ है, जैसे मान लो कोई सिरप है, अब अगर उसमें लिखा है कि 2 साल तक ये एक्सपायर नहीं होगा, तो भाई 2 साल तक उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पूरे 2 साल तक वो सेफ रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए और यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग पहले से ही कुछ टेस्ट करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा आता है अपीयरेंस एंड कलर। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो है हम लोग विजुअली ही कर सकते हैं कि जो हमारा सिरप है, ठीक है, वो यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए अपीयरेंस में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा कहीं जो है कुछ गाढ़ा दिख रहा है, कहीं कुछ यहाँ पे पतला सा दिख रहा है, या फिर कहीं उसका कलर थोड़ा डार्क दिख रहा है, कहीं थोड़ा उसका कलर कम दिख रहा है ना। और यहाँ पे कोई भी विजिबल पार्टिकल यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। जैसे सस्पेंशन है तो वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स तो दिखेंगे, लेकिन मान लो सिरप वगैरह है तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो भी कलर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, वो यहाँ पे उसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इसको हम लोग विजुअली ही चेक करते हैं फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब एक स्टैंडर्ड हमारे पास होता है, उसी से मैच करके हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं। पीएच डिटर्मिनेशन की बात करें तो पीएच को हम लोग यहाँ पे पीएच मीटर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, और पीएच यहाँ पे जनरली जो है 4 से 8 तक का पीएच हमें देखने को मिलना चाहिए। अब थर्ड हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर विस्कोसिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है डेंसिटी या फिर फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डेंसिटी है, कितनी कैसी
फ्लो प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे यूनिफॉर्म डोजिंग और पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे विस्कोमीटर या फिर पिक्नोमीटर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे की बात करें तो देखो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो एक्चुअल में हमारा फाइनल फॉर्मुलेशन बन के तैयार हुई उसमें एपीआई कितना है। अब जैसे इतने समझो, मान लो ऐसे समझो कि जो हमारा एपीआई है, ठीक है, वो टोटल सिरप में होना चाहिए 500 mg, ठीक है, मान लेते हैं 500 mg हमारा ड्रग होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया तो ये जो एक्सेप्टेबल लिमिट है ये ±10% है, यानी कि मान लो 500 mg है, तो अगर 500 mg की बजाय मान लो लगभग 500 मान लो 50 mg तक भी है, ठीक है, मतलब 550 के अंदर है अगर, तो भी एक बार को चल जाएगा। या फिर मान लो 500 mg की बजाय अगर मान लो लगभग 450 के प्लस है, ठीक है, मतलब 450 और 550 के बीच में अगर हमारी ड्रग का कंटेंट आ रहा है तो एक बार को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा आया कि मान लो 500 mg की ड्रग है और उसमें कंटेंट हमारा सिर्फ 300 mg ही देखने को मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे हम लोग ड्रग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो फॉर्मुलेशन हमारी फेल हो जाएगी, बैच हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और यूनिफॉर्मिटी एंड सेडिमेंटेशन की बात करें तो भाई यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो सस्पेंशन इमल्सन है, ये टेस्ट हमारा बेसिकली हम लोग सस्पेंशन इमल्सन के लिए परफॉर्म करते हैं कि जो भी हमारा सस्पेंशन इमल्सन है, जैसे इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक टाइम के बाद क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो भाई देखो भले वो नीचे जाके बैठ गए हो, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे उसको शेक करें, जैसे जब भी हम लोग शेक करें तो ये पार्टिकल्स दोबारा से पूरे सस्पेंशन में इवनली डिस्पर्स हो जाने चाहिए। तो अगर ये हो जा रहा है तो इसका मतलब सस्पेंशन अच्छा है, अगर नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सस्पेंशन बहुत ही बेकार है, क्योंकि भाई वहां पे क्या होगा, वहां पे सारी दवा नीचे बैठ गई, वो दोबारा डिस्पर्स भी नहीं हो रही, तो हम लोग पी क्या रहे हैं, तो पेशेंट पिएगा क्या, वो तो सॉल्वेंट पिएगा, दवा पहुंचेगी नहीं उसके अंदर। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि एक लिमिट यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अंदर ही हमारे माइक्रोब्स होने चाहिए, ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो हमारा जो है बैच फेल हो जाता है। और स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जो रियल टाइम कंडीशन में हमारा जो है स्टोरेज और स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है, इसको हम लोग एज से रिलेटेड, अगर आप लोग को याद हो तो माइक्रोबायोलॉजी में लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था एज से रिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत मतलब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करके देख लेते हैं कि हमारा स्टेबल जो भी हमारा सिरप है, ठीक है, जो भी हमारी दवा है वो कितनी स्टेबल है। तो अगर वो रहती है तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंश्योर प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेबल ड्यूरिंग इट्स सेल्फ लाइफ, और ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट अपनी सेल्फ लाइफ तक स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हमने अपने लिक्विड ओरल्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।